लेकिन कई संस्थाएं इसके इलाज के लिए अभी भी रिसर्च लगातार कर रही हैं और ऐसी एक संस्था है सीसीएमबी। और फिलहाल सीसीएमबी के डायरेक्टर राकेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। हम उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की रिसर्च चल रही है और कितनी कामयाब रिसर्च हुई है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने लैब में कोरोना वायरस के सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, इसके बारे में हमें जरा डिटेल में बताएं कि किस तरह से रिसर्च आगे बढ़ रही है, क्या आप लोग इस फील्ड में कर रहे हैं? हम कोरोना वायरस जो की पहली चीज तो लैब में उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं और उस टेस्ट के दौरान जो पेशेंट का पॉजिटिव आता है वो हमको पता है फिर उसमें वायरस है, तो वो जो सैंपल जो हमारे पास आता है पॉजिटिव वाला, हम उसको जो है लैब के अंदर सेल्स ग्रो करके और उसके अंदर इस वायरस को डाल के सेल्स को इन्फेक्ट करके और लैब के अंदर ग्रो करते हैं। तो इस तरह से हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वायरस को लैब में बना सकते हैं। तो वो चीज हम लोगों ने अभी शुरू किया है और थोड़े दिनों में हम ज्यादा क्वांटिटी में वायरस हमारे पास हो जाएगा, तो उससे फायदा ये होता है कि हम उस वायरस को और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और ये जो सिस्टम है कि सेल के अंदर वायरस ग्रो हो रहा है लैब के अंदर, तो हम उसके अंदर ड्रग डाल के ये टेस्ट कर सकते हैं कि कौन से ड्रग या कौन सी कंडीशन में वायरस की ग्रोथ रुक जाती है या कम हो जाती है, जिसका मतलब वो चीज पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसलिए एक बहुत अच्छा ऐसे सिस्टम डेवलप होता है इससे, जिससे कि इसके लिए ड्रग ढूंढने में आसानी होगी। और पेशेंट के सैंपल जो लैब में हम एनालाइज करते हैं उसमें एक एनालिसिस है उसके जीनोम की, जो आरएनए सीक्वेंस है उसकी हम पूरी एनालिसिस करते हैं और इससे हमको पता चलता है कि ये वायरस कितनी तेजी से बदल रहा है या ये दूसरे स्ट्रेन के मुकाबले ये कितना अलग है या कितना सिमिलरिटी है इसमें। और इससे ये भी पता चलता है पूरे और वायरसों इसके सीक्वेंस जो है दुनिया में जो अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन में, कि हमारे यहाँ जो वायरस है वो कहाँ से आया हुआ है, उसके क्या रूट रहे हैं आने के, इन सब चीजों के ऊपर जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो ड्रग वैक्सीन है जिसकी आप लोग रिसर्च कर रहे हैं, इसको कितना वक्त लगेगा तैयार होने में? कब तक ये मतलब पूरी तरह से तैयार हो पाएगा? कोरोना के खिलाफ वैक्सीन या कोई ड्रग आने में महीनों लगेंगे, वैक्सीन में साल 2 साल लग सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा तेजी से ये चीजें संभव नहीं होती हैं। और इसका रीजन ये होता है कि पहली चीज तो वैक्सीन एक कारगर वैक्सीन मिले, ये वायरस बदलते रहते हैं, तो इसका मतलब कि ये जैसे मूविंग टारगेट होता है, इसको आसानी से पकड़ना मुश्किल होता है वैक्सीन या ड्रग के द्वारा। और मिलने के बाद भी इतने ट्रायल्स, इसके प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं कि हम किसी को ऐसे ही वैक्सीन इंजेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि वो अच्छी तरह से टेस्ट ना किया गया हो, जिससे कि उससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो जाए, ऐसा ना हो। तो इन सब चीजों को करने में 1.5 साल 2 साल इस तरह का वक्त लगता है। तो अभी आज जो हमारे सामने समस्या है, इसका हल जो है वो वैक्सीन या ड्रग से आसानी से नहीं आएगा। इसका एक ही उपाय है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें और थोड़ा पर्सनल हाइजीन करें, हाथ ठीक से साफ रखें और कम बाहर निकलें। 2-3 हफ्ते अगर हम इस तरह की डिसिप्लिन करें, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, तो हम इसमें जो होने वाला तकलीफ है जो इसमें होने। ठीक। अच्छा, मैं एक चीज और जानना है आपसे, ये चाह रहा हूं कि मतलब आप चूंकि लैब में टेस्टिंग कर रहे हैं, तो क्या मल्टी टेस्टिंग है? मतलब कई सारी चीजों पर आप लोग रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट आप कर रहे हैं, और अभी तक क्या किसी टेस्ट का कोई नतीजा सामने आया है? इस पर आप कुछ बताना चाहेंगे? जो रिजल्ट आते हैं उसको तो हम सरकारी पोर्टल में लोड कर सकते हैं और करते रहते हैं, और उसी के हिसाब से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसको आइसोलेट करना है, कहाँ पे ज्यादा टेस्ट करना है। हम अभी 100-200 टेस्ट ऐसे रोजाना कर रहे हैं और हम इस चीज को कुछ स्टेप जो टेस्ट के जो रेट लिमिटिंग है उनको हम ऑटोमेट करके और इस टेस्ट की स्पीड को और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी देश को बड़ी जरूरत है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट जो हो जाए वो करने के लिए। तो हम इस कैपेसिटी को भी और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। अच्छा, एक चीज और, जो कोरोना फैमिली का जो वायरस है जिसको कोविड 2019 नाम दिया गया है, ये इतना खतरनाक क्यों है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अभी तक मतलब इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है, इसके इंसेप्शन के बारे में, क्या इसका ट्रीटमेंट होगा, इसके पीछे क्या रीजन है? ये वायरस डेंजरस सिर्फ इसलिए है कि ये बहुत तेजी से फैलता है। तेजी से फैलने का मतलब हुआ कि अगर किसी आदमी में पहुंचा तो बहुत उसको
100% वो इन्फेक्ट कर देगा, इस तरह की उम्मीद रखता है आपको रखनी चाहिए इससे। इसकी वजह यह है कि इसकी जो कोट है वो बहुत ही ऑप्टिमाइज हो गई है, ऐसी इवॉल्व हो गई है कि वो हमारी जो सेल्स हैं थ्रोट के या रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उनके रिसेप्टर्स को आसानी से, तेजी से, बहुत मजबूती से पहचान के उसके बाद ये सेल के अंदर चला जाता है। तो इसलिए चूंकि इसकी एफिशिएंसी इन्फेक्शन की बहुत ज्यादा है, तो अचानक ये तेजी से फैलने लगता है, क्योंकि जो भी आपके पास आए वो इन्फेक्ट हो जाएगा, जो अगर आदमी इन्फेक्टेड है तो। इसलिए एक ही समय में बहुत ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब कि अगर उनमें से 10% को भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है तो आपके पास इतने पेशेंट हो जाएंगे कि हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी समस्या इसकी ये है। बाकी अगर हॉस्पिटल में जगह है तो जो मॉर्टेलिटी है वो बहुत कम है, 1% है, 2%, इस तरह से। वो भी जो लोग काफी बुजुर्ग हैं या जिनको पहले से ही कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है। तो हमारे मतलब सबसे एक ही तरीका है कि हम हॉस्पिटल में कम लोग पहुंचें। इसका मतलब है कि कम लोग इन्फेक्ट हों। इसका मतलब है कि हम एक दूसरे को इन्फेक्ट होने से बचाएं, खुद को इन्फेक्ट होने से बचाएं। वही एक तरीका है इससे। ठीक है डॉक्टर राकेश मिश्रा, आपने वक्त निकाला और आपने हमसे बात की, और हम ये उम्मीद करते हैं, हम ये दुआ करते हैं कि जो रिसर्च है आपकी एक नोबल कॉज के लिए, ये रिसर्च जल्द कंप्लीट हो और एक पॉजिटिव दिशा में जाकर ये रिसर्च कंप्लीट हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर 9वें दिन लॉकडाउन चल रहा है, 9वें दिन का, और देश के अलग अलग शहरों से किस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं हम आपको दिखा रहे हैं। धारावी में हम मौजूद है जहां पे कोविड-19 का पहला केस सामने आया। 56 साल के आदमी के अंदर जहां उनकी मृत्यु हो चुकी है और घर के जो 7 मेंबर्स हैं उनका आज टेस्ट भी किया जाएगा। फिलहाल हम उनकी बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। आप साफ देख सकते हैं किस तरह से ये रोड सन्नाटे में तब्दील है। इसी पूरे एरिया को, इसकी पूरी बिल्डिंग को लॉकडाउन किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता था इसे पूरी तरह से अब ब्लॉक कर दिया गया है। लकड़ी, कुर्सी और स्टॉपर लगाकर पूरी तरह से रोक दिया गया है, जिससे कि ना गाड़ियां आ जा सके और ना ही अंदर जाने वाले लोग बाहर आ सके। बताना चाहेंगे कि इसी बिल्डिंग में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था, जहां पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और घर के जो 7 लोग हैं उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है फिलहाल। और आप देख सकते हैं कि उसका असर खौफ दूसरी बिल्डिंगों में देखने मिल रहा है। आसपास की जो बिल्डिंग है उनके गेट पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात है। साथ ही साथ बिल्डिंग के आगे नोटिस भी लगा दिया गया है कि कोरोना की वजह से इस बिल्डिंग को भी लॉकडाउन किया गया है और बाहर की गाड़ियों को अंदर अलाउड नहीं किया जा रहा है। हालांकि जैसा कि हमेशा से कहा जा रहा है, ये धारावी का जो स्लम है उसे साफ करना बेहद ही मुश्किल है। इसका एक नजारा आपको पीछे जो धारावी का एक स्लम है उसके जरिए आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि एकदम बाजू की बिल्डिंग में एक केस निकला है, जहां पर अभी तक उनके फैमिली के जो 7 मेंबर्स हैं उनको चेक नहीं किया गया है अभी तक, लेकिन फिर भी लोग कितनी आसानी से बाहर घर के हैं, जानवर ऐसे ही लेटे हैं, बाहर खाना बन रहा है और लोग अभी भी बिना किसी प्रिकॉशन के बाहर घूमते नजर आ रहे हैं, जिससे कि कहना गलत नहीं होगा कि धारावी का ये जो स्लम एरिया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एरिया है, यहाँ पे एक बीमारी का फैलना बहुत ज्यादा बड़ा खतरा हो सकता है। और अभी फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।